अब तो मुझे यकीन हो गया है कि स्टीफन 2 लोगों के साथ राब्ते में है। इसकी दलील क्या है? हाँ, इन दोनों कागजों के ऊपर कि जो मुझसे और लावासान वाले घर से मुताल्लिक हैं, उनके ऊपर ईरान और तेहरान वाज़ेह तौर पर पढ़ा जा सकता है, लेकिन बाज़ अल्फाज जैसे कि शक्कर, दवा, कड़वी दवा या दूसरे अल्फाज बिल्कुल अलग हैं। इस कागज़ और उस दूसरे कागज़ के पासवर्ड्स अलग अलग हैं। मैंने आपसे कहा था ना, आप किसी फूल के नाम को ढूंढें, शायद स्टीफन के साथ जो राब्ते में है कोई औरत है कि जो फूल के नाम पर है, अलबत्ता अगर ये नाम फर्जी ना हो तो। मसलन मीना, ट्यूलिप, गुलाब, इसी तरह का कोई भी नाम। अगर हमारे पास दूसरे शख्स के पासवर्ड्स भी हों तो हम आसानी से उस तक पहुंच सकते हैं, है ना? नहीं, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन चांस है कि उसे ढूंढ लिया जाए। स्टीफन ठिकाना कहाँ है? यानी ये कि वो किन मुल्कों से आमतौर पर फोन करता है? टेलीफोन लाइन से तो नहीं समझा जा सकता। अब तो पूरी दुनिया में कहीं भी इंटरनेट कार्ड के जरिए कॉल की जा सकती है। अच्छा, तो कोई और रास्ता नहीं है? इन्हीं पासवर्ड की मदद से समझा जा सकता है। बाज़ औक़ात बैंक के अकाउंट नंबर्स जो यहाँ से वहाँ होते हैं, उनकी ख़ास निशानियाँ होती हैं। मसलन पासवर्ड वाले दोनों कागज़ों में तुर्की हतमी है या क़ब्रिस, लेकिन अगर उसकी तकरार हो तो बेहतर है। बहुत अच्छा है। कुछ कदम और आगे बढ़ गए। मीना शफकती, उसके तमाम सफरों के, चाहे वो जमीनी हो, हवाई हो या समंदरी हो, सबकी तफसीलात निकालो। हमें जानना होगा कि मसूद सबूही और शफकती ने कहाँ का सफर किया है। ठीक है। तुर्की और क़ब्रिस के साथ दुबई, इरवान और बाकू का भी सफर कर दें। मैं बहुत खुश हूँ कि अब आप मुझे यूरोप के हवाले नहीं कर रहे। अब तो आपके साथ तावन कर रही हूँ ना। परेशान मत हो। नए कागजात जो तुम्हें दिए गए हैं उन पर अपना काम शुरू करो। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमें कुछ नई मालूमात मिलेंगी।
काश इंसान इतना ही रहता, कभी बड़ा ना होता। मेरी नानी कहती हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी मुश्किलात भी उनके साथ बड़ी हो जाती हैं। बिल्कुल सही कहती है वो। इनकी तरफ देखो, खुश हैं, ना ही कोई गम ना कोई परेशानी ये है। तो कहा ही नहीं जा सकता ये सब जब बड़े होंगे तो कैसे निकलेंगे। शायद किसी दिन इसी पार्क में के जहाँ इस वक्त खेल रहे हैं आकर माल खरीदें, और शायद डॉक्टर इंजीनियर बन जाएं। कौन जाने, सब एक ही तरह से नहीं सोचते, सब लोग मनुष्यात को नहीं चुनते हैं। मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी लगती है, हमेशा मुस्बत सोचने की कोशिश करती हो, अच्छी अच्छी बातें करती हो। उस नीले लिबास वाले को देखो, कितना प्यारा है। फोन बज रहा है, तो जवाब दो ना। हेलो, जी हाँ, ठीक है ठीक है, हम झूले वाली साइड पर हैं। नहीं नहीं, आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, हम आपका चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अभी आते हैं। क्या कहा के आ जाओ। तो फिर चले ना। इंसान अलग ही सोचने लगता है। मैं हर वक्त यही सोचती हूँ कि कोई हमारी निगरानी कर ये रहा तो है। जरूर होगा, लेकिन उसकी कोई अहमियत नहीं है। अहम यह है कि वो हमसे बातचीत करने के लिए तैयार हो गई हाँ। है। ये भी तुम्हारी वजह से हुआ है फरजाना। मैं वादा करता हूँ वो सोना जो तुमने उसे दिया है उससे 100 गुना बेहतर जाओ तुम्हें भाई, दिलाऊंगा। अब सोने का क्या करना है मुझे। चले हम ही। देखो, मैं पहले ये बताऊं कि मैं लोगों से बात करने पर कैसे राजी हुई। हाँ बताओ। मेरा चेहरा तो दिखाई नहीं देगा ना? नहीं, नहीं आ रहा। देखो, मैं चाहती थी कि हकीकत में लोग ये जाने कि ये भी बाकी पेशों की तरह एक पेशा है, ठीक? ये छोटा मोटा बेच कर मुझे कुछ खास नहीं मिलता। बद्दुआ और लानत और गालियाँ मुझे मिलती हैं। असल मुनाफा और मज़ा और जश्न दूसरे मनाते हैं। जश्न मनाते हैं? ये क्या है जो तुम कह रही हो? मंशियात के माल के बड़े बड़े डीलर जो अपने मुनाफे पर जश्न मनाते हैं। अच्छा, तो यहाँ वो लोग भी हैं कि जिनकी जेबें मंशियात के मुनाफे से भरी हुई है। अच्छा, तो क्या तुम हमें इनमें से किसी से मिलवा नहीं सकती? अगर तुम्हें मिल जाए तो मेरा भी सलाम कह देना। वो बादलों के पीछे छुपे हैं, क्या कह रही हो? देख रही हो, मुझे तो इन सारे फीन के साथ 10-20 हज़ार के लिए दिमाग खपाना पड़ता है। तो जब तुम्हें इतना बुरा लगता है तो उस काम को छोड़ क्यों नहीं देती? हर किसी के पास अपने काम की कोई दलील होती है। मैं नहीं बेचूंगी तो कोई और बेचेगा। सारे फीन फारिग थोड़ी बैठेंगे। तुम हमेशा इन्हें सारिफीन क्यों कहती हो? इन्हें नशई क्यों नहीं कहती? हाँ, जो सारिफीन है ना, क्या इस्तेमाल नहीं करते? अब तो ये समझ लो कि हम सारिफीन इसलिए कहते हैं कि थोड़ा काम हमारा भी बावकार लगे। वो क्या कहते हैं, डिमांड और सप्लाई। हाँ, तो चूंकि लोग नशई होते हैं लिहाजा आते हैं, तुम्हारा माल इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही थोड़ी तुम्हारे माल के सारिफीन बन जाते हैं। मेरा माल? क्या मेरा खुद का माल होता है? गाड़ी गाड़ी बातें मत करो, मैं तो एजेंट हूँ। क्या तुम जानती हो कि माल किस तरह से आता है, कहाँ से आता है, कितना आता है? मैं तो उसकी आखिरी कड़ी हूँ और इख्तिताम उस बेचारे नशे पर होता है जो नशा कर रहा है। तो क्या उसकी भी मैं ही जिम्मेदार हूँ? देखो, बहरहाल कोई तो जिम्मेदार है ना। सब एक दूसरे के गले तो इसे नहीं डाल सकते। देखो मेरी प्यारी, तुम लोग इस कैमरे के पीछे सिर्फ बातें बनाते हो। यहाँ आकर मेरी जगह पर बैठो ताकि तुम्हें पता चले कि मैं क्या कह रही हूँ। इसके जिम्मेदार क्या करते हैं? हाँ, काम करते हैं, जहमत उठाते हैं। तुम्हें लगा कि मैं शौक से इस काम में आई हूँ? मेरे भी 1000 मजबूरियां हैं। ये कोई माकूल वजह तो नहीं। तुम लोगों को ठंडा पानी तो सप्लाई नहीं कर रही ना, नशा बेच रही, सफ़ेद जहर। अभी मैं आकर तुमसे कहूँ कि मैं मरना चाहता हूँ, जहर दोगी ताकि खुदकुशी कर लूँ, या फिर वही तुम्हारे बकौल सारिफीन को जहर दोगी ताकि वो अपने जान ले सकें, और फिर उनसे पैसा लेकर कह रही हो कि डिमांड और सप्लाई। इस तरह क्यों कर रही हो? नगमा, रुको जरा, क्या हुआ? एक मिनट रुक जाओ। कोई बात नहीं करनी। खुदाफिज कह दिया ना, चली जाओ। खुदाफिज। अचानक क्या हो गया? क्या हुआ? अफ्यून और चरस और उन सब चीजों की दर्दनाक रिपोर्ट मुझसे लेकर लोगों को रुलवाना चाहते हो तो मैं फिर शामिल नहीं हूँ।
चली जाओ। हाँ तो नशा दर्दनाक तो है, तुम्हें लगता है कि साथ बैठकर बीज खा रहे हैं? तो क्या तुमने नहीं कहा था कि डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हो? ऐसे बोलूं वैसे बोलूं? हाँ कहा था ना, अभी बनाना चाहती हूँ, हम बनाना चाहते हैं। आखिर कैसे? तुम आईने लेकर खड़े हो कि मैं उसमें अपना चेहरा देखूं या बेचारा नशे अपने को खुद देखे? देखो, मैं सुबह से लेकर रात तक बहुत अच्छे से अपनी बदबख्तियों को देखती हूँ। हाँ मैं बदनसीब हूँ, मैं नशा बेचती हूँ, मैं सबको बर्बाद करती हूँ, लेकिन मेरी भी इज्जत है। अच्छा तो अभी किसी ने कुछ कहा है, कुछ हुआ है क्या? हाँ, तुम्हारा ये बेवकूफ मंगेतर जहर और खुदकुशी को बीच में ला रहा है। मेरी तरफ देखो, तुम्हें लगता है कि मैं कातिल हूँ? अगर तुम में जुर्रत हो तो जाओ और कैमरा उसकी मेज पर रखो कि जो करोड़ों कमाता है, वो स्मगलर जो चने और किशमिश की तरह भर भर कर सामान लाता है, लेकिन वहां तक तो तुम्हारा हाथ ही नहीं पहुंचेगा ना, इसीलिए मेरे पास आए हो। मेरी औकात उनके बीच एक सुई के बराबर भी नहीं है। ये बात तुमसे भी मैं कह रही हूँ। तुमने कहा था कि तुम बात करना चाहती हो, फिल्म बनाना चाहती हो, और मैं भी गधी थी, मैं मान गई। मैं भी इस वक्त यही कह रही हूँ ना, इस कैमरे को जहाँ कहीं भी जरूरत हुई, जिसके पास भी जरूरत हुई, लेकर जाऊंगी। भाई मैं किस जबान से कहूँ मैंने गलती कर दी? तुम बताओ कि मैं क्या पूछूं, मैं तुमसे जाने वही दो यार, पूछूंगी। मैं तो बात करना ही नहीं चाहती। बात मत नहीं करो, करना बात मुझे। मत करो, उसे जाने दो यार। वो भाव खा रही है कीमत बढ़ाने के लिए। ऐसे लोगों की हाय कहते हैं। हमीद, ओए ओए, मुंह संभाल कर बात दफा कर, हो नहीं जाओ तो यहाँ से, मैं ऐसा किसी औरत पे हाथ नहीं ठीक है, उठाता। बस, बस, भागो। ठीक है। समझ आया तुम्हें? कुछ मत बोलो हमीद। उफ, अब अगर मुमकिन है तो जाओ उसे मना कर लाओ। मैंने क्या कहा उससे? कुछ नहीं कहा। उसे अपनी बात तो ढंग से करने देती। जाओ, अपना ख्याल रखो। शुक्रिया। हमीद, 1 मिनट इधर आ सकते हो जरा? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ है? आओ तो। भाई कितना हुआ? मैं उतर रहा हूँ। 2000 तुम। ये लो। शुक्रिया। क्या हुआ है? देखो, अगर तुम उस नगमा के बारे में बात करना चाहती हो तो मेरा इस वक्त बिल्कुल भी मूड नहीं है, फिर कभी बात करेंगे। नहीं, जानती हूँ कि तुम्हारे लिए सुनना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे ये बात तुम्हें बतानी ही होगी। मैं भी नशा करती थी, अपने माँ बाप की तरह, लेकिन अब 2 साल हो रहे हैं कि छोड़ चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मेरे हवाले से तमाम वो टूट चुके हैं, लेकिन अगर ना बताती तो मुझे चैन नहीं आता। खुदा हाफिज़।
This one you do know that I don't want to fall behind. I am not used to it. All difficulties, all the dangers, all the challenges that I am facing here, you know. Of course, it's your call, but I prefer to. By the way, we decided to divide our responsibilities, so Surush will be in touch with you from now on. What? No, nothing. No, we should. I will explain it completely later on. No worries. Okay. Bye. अस्सलाम वालेकुम। निकोनॉफ थी? क्या कह रही थी? कुछ नहीं, बस बकवास कर रही थी। हमेशा यही कहती है कि हमारी पैदावार अच्छी नहीं। मैं कहती हूँ कि मसला ये है ही नहीं, हमारे पास अच्छे खासे माहिर हैं और फिर ये तो हमारी प्लानिंग में था कि माहिरीन को यहाँ पर लेकर आएं। हमारा मसला खाम माल का है, प्री स्ट्रक्चर का है, और फिर दूसरी तरफ से वो खाम माल के पैसे बढ़ाना चाहती है और पैसे भी कम करना चाहती है। ये तो उसका बहुत लिहाज कर रहे हैं। अच्छा, वो ये काम तुमने मेरे हवाले कर दिया है। कोई और रास्ता भी नहीं सिवाय इसकी बात मानने के। अब देखती हूँ आप क्या करते हो। तुम इत्मीनान रखो, मैं इसको देख लूंगा। लेकिन लिहाज करने का मतलब गुलामी नहीं होता है। वो समझती है कि मालिक है और हम उसके बेदाम गुलाम हैं। ये बातें उसके लिए बिल्कुल भी अहम नहीं। उसके लिए चाहे अहमियत ना रखती हो, लेकिन हमारे लिए तो अहम है ना। हमें अपनी कोशिशों और महारत की कदर कीमत जाननी चाहिए। कौन सी कदर कीमत? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अगर निकोनोव खाम माल यहाँ ना भेजे तो हमें पढ़ाने के इस मुअज़्ज़ज़ पेशे पर ही इन्हिसार करना पड़ेगा। उससे हमारे काम की कदर कीमत समझनी होगी। मैं उसे समझा के ही रहूंगा कि इसके साथ काम कर रही है। तुम इत्मीनान रखो। अब जैसा तुम मुनासिब समझते हो, सिर्फ कुछ ऐसा मत करना कि वो हमें गेम से ही निकाल दे। तुम इत्मीनान रखो। अच्छा हाँ मीना, निकोनोव के साथ राब्ते को अपने बच्चे की राह में रुकावट मत समझो। अमीर ठीक हो जाएगा, मुझे यकीन है। काश मैं अमीर की जगह होती। कि कैसी बातें करी आप, खुदा न खास्ता। ये पेड़ तो मेरी जान लेकर छोड़ेगा। भगवान भी नहीं सोई है आपकी तरह ना। वो इस तरह अमीर के लिए परेशान है जैसे एक माँ अपने बेटे के लिए होती है। जो काम तुम्हारे पापा ने कल अफसाना और अरकमान के साथ किया, तो मुझे अंदाजा नहीं था कि वो कभी इधर नजर भी आएगी। लेकिन अब नहीं, अब मुझे यकीन हो गया कि वो अमीर कुछ लाइला, ये सब क्या है? अशार पढ़ रही हो? शायरी करती हूँ। अरे नहीं, आ जाएगा काफी अरसे से। शाबाश, बाबा जान आ गए। मुझे नहीं पता था। कितना अच्छा। मसूद, हाँ सलाम बेटा। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमारी जिंदगी बहुत बदल गई है? जाहिर है कि बदल गई है। उस छोटी सी झोपड़ी से उठकर यहाँ आ गए हैं। हमने तो ख्वाब में भी ऐसी जिंदगी का नहीं सोचा था। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ। देखें, आप जानते भी हैं कि कितना अरसा बीत गया है कि मैं, आप, इलाहो, हमीद ने एक साथ फैमिली की तरह बैठ कर बात नहीं मैंने की। हामिद को नहीं बताया कि आमिर कोमा में। सोचा शायद आखिर मेरी प्यारी, मेरी संजीदा बातें हमेशा ऐसे मुकाम पर पहुंच जाती हैं कि जो न तुम्हें अच्छी लगती हैं और न तुम्हारे बच्चों। तुम्हारे बच्चों को? आपके बच्चे भी तो हैं। अगर मेरे बच्चे होते तो मुझसे इस तरह जिद न बांधते। जवान है ना, आप भी तो कुछ ज्यादा ही सख्ती दिखाते हैं। देखो, इन बच्चों ने मुझे गलत समझा है। उन्हें एक ऐसा शख्स चाहिए जो उनकी सब बातें माने और जो उनसे सवाल जवाब न करे। ये भी अपनी शायरी की किताब में लिख लो। अगर चाहे तो उसे पढ़ लें। इस पेट दर्द के साथ अब किसी और मुनासिब वक्त पर पढ़ूंगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या ये हो सकता है तुम कुछ बुरा लिखो? तुम कौन हो? हमारे हाथ तो खोलो।
अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम। जब से माँ बनने वाली तुम्हें नींद बहुत आ रही है। क्या कह रहे हो तुम? मैं कह रहा हूँ कि मीना, मैंने उस बच्चे वाले मामले पर बहुत ज्यादा फिक्र किया। हाय प्लीज, मैं इल्तिजा करती हूँ, शुरू नहीं करो फिर से। मेरा बिल्कुल मूड नहीं। क्यों? ये तो तुम भी अच्छे से जानते हो कि मेरा और तुम्हारा ताल्लुक शुरू से ही सिर्फ काम के हवाले से था। इसके बाद जनाब आली बिलावजह और खामखा ही इश्क व आशिकी को बीच में ले आए और अब भी बच्चे को लेकर मुझसे बहस और तकरार किए जा रहे हो। बहस और तकरार नहीं कर तुमने रहा हमारे ताल्लुक को कहां से कहां पहुंचा दिया। तुमने ये काम किया है। तो डियर, इस ताल्लुक से कौन सी बुराई है? इसमें क्या मसला है? देखो, वो आधी अधूरी इश्क व आशिकी भी अब खत्म होकर अपने घर चली गई। इस वक्त मेरा और तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ काम और पैसे का है और बस ये। और बच्चे को क्यों सारे मसले से निकाल रही हो? माय डियर, बच्चा हमारी जिंदगी को नया जोश वलवला देगा, हमारी जिंदगी का सरमाया होगा। भाई काम तो हमेशा ही होता रहता है, पैसा भी अच्छा खासा कमा चुके हैं हम, हमारे आगे कोई रुकावट नहीं है। यकीन करो, बच्चे को मैं खुद संभालूंगा, ठीक है? सुरुष, तुम्हें तो बिल्कुल ही मैंने वो बच्चा गिरा दिया है। अब किसी बच्चे का वजूद नहीं है। क्या कहा? मैंने उस बच्चे को गिराने का इरादा कर लिया था और गिरा दिया और बस। कोकब, मैं बाहर जा रही हूँ, मैंने उसे दवा दे दी है, उसका ख्याल रखना। जी 2-3 घंटों में आ जाऊंगी। ठीक है। असली टारगेट या कम से कम वही कि जिसका पीछा कर रहे हैं इन जगहों से गुजरता है। तो इसका मतलब है कि एक मुश्किल और पेचीदा काम का आगाज। इन्हीं तमाम एहतियात की वजह से अब तक किसी भी खुफिया एजेंसी के जाल में नहीं फंसा है। तो इस बात का कितना एहतमाल है कि खुद भी किसी एजेंसी का हिस्सा हो सकता है? इसका इम्कान तो है। जितने पेचीदा उसके ताल्लुकात हैं, इस बात का इम्कान तो देना होगा। हम कम से कम भी एजेंसी की किसी रिटायर्ड फर्द के मुकाबिल हैं जो अपने काम के तमाम हरबे जानता है। अहम यह कि इस वक्त हम जानते हैं कि हमें दुनिया के 5 ममालिक से काम है। मेरे ख्याल में वजारत खारजा के जिम्मेदारों के साथ एक मीटिंग रखनी चाहिए ताकि वो अपने ज़राए को फाल कर सकें। हम खुद ही इन ममालिक में अपने ज़राए के पास जाएंगे ताकि उसका सुराग लगा सकें। सुरू शमीना के हवाले से क्या खबर है? उनकी लेबोरेटरी में काम करने वाले तमाम लोगों की एक मुकम्मल लिस्ट तैयार कर ली गई है। हम मुखबिर के तौर पर किसी भरोसेमंद शख्स को ढूंढ रहे हैं। अगर इलाहे की रिपोर्ट पॉजिटिव होती तो अच्छा था, इस तरफ की मालूमात भी मिलती और उस तरफ की भी। मीना की लेबोरेटरी की अक्सर मसनूआत को बनाने का सेहरा इलाहे के सर है।
इसलिए वो उसका बहुत ख्याल रखते हैं। अब जबकि मसूद जानता है कि सुरूश और मीना उसके असली रकीब हैं, सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो दोनों भी ये जानते हैं कि मसूद उनका रकीब है और उनको बर्बाद करने की साजिश कर रहा है या नहीं? बज़ाहिर तो नहीं जानते। हमारे पास सिर्फ एक लाइन का कंट्रोल है, अगर किसी और पटरी से गए हमें पता नहीं चलेगा और सब कुछ खराब हो जाएगा। तो क्यों नहीं? हमने अब तक इलाहे के दूसरों के साथ रवाबित और ताल्लुकात में इस नुक्ते की तरफ तवज्जो नहीं दी है। ये इस वक्त सिर्फ एक सवाल है, लेकिन इसका जवाब हमारे लिए फैसला कुन होगा। बहरहाल हम इस केस पर अभी हाथ नहीं डाल सकते ताकि हमें ये स्टेफन तक पहुंचाए। सिर्फ इतना याद रखना होगा, इस थ्योरी की हकीकत जानी है कि आलूदा मिडल ईस्ट के मुकाबले में पाक यूरोप वाली बात कितनी सच्चाई रखती है। अगर मसूद का अपने रकीब की तरफ रवैया लड़ाई झगड़े तक पहुंच गया तो फिर हमारी हुदूद यही है, खून न बहे। परवाना के मुतालिक एक इत्तिला देनी थी। झूठ कहा था? नहीं, फिलहाल कुछ वाजे नहीं है, लेकिन मशकूक लग रही है। ये कहना बेहतर होगा कि उसने पूरी हकीकत नहीं बताई या तो उसका कोई बुरा माजी है या फिर किसी टेंशन से गुजर रही है, या तो एक राज। अब हमें इस ज़ाबित सोचना है कि सरोश और मीना के खिलाफ मसूद के इंतकाम को किस तरह से रोकें कि इस केस को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन अगर मसूद समझ जाए कि लाइन के उस तरफ उसकी अपनी बेटी है तो शायद कोई गैर मामूली काम न कर बैठे। मुझे तमाम एहतमालात का एक टेबल चाहिए, कम से कम से बेशतर तक का। अब तक हम मसूद के बारे में जितना जान पाए हैं तमाम फर्जियात को इस बिना पर लिख सकते हैं, मुताले और तज्जिये की बिना पर। फरजाना, देखो मेरी प्यारी, तुम लोग कैमरे के पीछे सिर्फ बातें बनाते हो। यहाँ कर मेरी जगह कर बैठो ताकि समझ सको कि क्या मैं क्या कह रही हूँ। जिम्मेदार क्या काम करते हैं? हाँ, काम करते हैं, जहमत उठाते हैं। खास लोग, खास पेशा, खास नफ्सियात। क्या ये कोई फार्मूला है? तुम अब तक सिनेमा में किसी खास फार्मूले की तलाश में हो? नहीं, उनमें से बास तरीके बार बार दोहराए हुए हैं, फार्मूला नहीं है। लेकिन जब हम मनशियात के हवाले से किसी को जानना चाहते हैं तो वही पुराना तरीका होता है ना? हमारे लिए उस सोच से छुटकारा पाने का तरीका नगमा थी। मैं उससे नजदीक हुई, उसने मुझ पर भरोसा किया और वो बात करने पर तैयार हो गई, जबकि ये हो नहीं पाया। अलबत्ता सर, फरजाना को ऐसा महसूस हो रहा है कि उससे करीब हो गई थी। उसे लगता है कि उस पर भरोसा करती है। सही रास्ता अपनाना चाहिए था। सर, मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। आखिर तुम कितना इन लोगों को जानती? उफ, उफ। तुम उनकी वकील सफाई हो या डॉक्यूमेंट्री मेकर, ये भी मुझे बताओ। हमीद, हमें अपनी डॉक्यूमेंट्री के सब्जेक्ट को दर्क करना होगा, उसके जहन में मौजूद ख्यालात का जायजा लेना होगा। सर, आप ही मुझे बताएं, क्या हमें इस सब्जेक्ट के साथ इतनी नरमदिली दिखाने की जरूरत है या नहीं? कुछ हद तक, लेकिन तुम्हें उनकी रेड लाइन का भी ख्याल रखना चाहिए था। सर, इन लोगों का तो बस हुदूद ही हुदूद है। ये बताओ, तुम्हारा टारगेट मंशियात है या नगमा? नगमा फिलहाल। तुम लोगों ने अपनी डॉक्यूमेंट्री का असली मौजू ही के जो बहुत अहम था फरामोश कर दिया है। तुम लोग मंशियात के नुकसानात के बारे में बात करना चाह रहे थे ना, या समाजी सूरत हाल पर, या उसके मुआशरे पर, असरात पर? किस पर? सब पर। शुरू में तो हम इन सब पर काम करना चाहते थे, लेकिन इस वक्त हम खुद भी नहीं जानते क्या करना चाहते। एक डॉक्यूमेंट्री मेकर कभी भी काम शुरू करने के बाद ये नहीं सोचता कि क्या करूं। मेरे ख्याल में तो तुम्हें उस शख्स का एतमाद हासिल हो चुका था, लेकिन तुम उसकी नफ्सियात और सोच तक नहीं पहुंच पाए। ये सोच रहे हो कि इस डॉक्यूमेंट्री में जो तुमने 4 खतरनाक काम किए हैं, इस पर मैं तालियां बजाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी भी कोई भी काम सबसे बेहतरीन नहीं हो सकता, क्योंकि बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। ये तरक्की हासिल करने का तरीका और रास्ता है। सर, ये नगमा न ताउन करती है, बहुत नखरे भी दिखाती है, बहुत। फैसला मत करो, कोशिश करो कि जो हो वही दूसरों को दिखाओ। सर, हमीद एक बार भी ये नहीं सोचता कि हमें नगमा के देखने के जाविये से भी सोचना चाहिए। क्या इस बात की कोई जमानत है कि अगर तुम उन हालात में होते तो उसकी तरह नहीं हो जाते? यहाँ मजे से खड़े होकर उस शख्स की सूरत हाल को कि जो शायद हालात के हाथों मजबूर हो, सोचने पर हम तैयार ही नहीं है। शाबाश, इसका हल हकीकत पसंदी है, एतराज करना नहीं। जी सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन नगमा ने सब कुछ बिगाड़ दिया। नगमा शायद अपना दिफा करना चाह रही थी। अच्छा, माजरत चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास 123 शागिर्द और भी हैं। अच्छा, तो सर अब हम नहीं जानते कि हम क्या करें। सर, थोड़ी और हमारी मदद कर दें प्लीज। मायूसी और गलत फहमियों को परे करके देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्री बहुत खास और मुनफरिद भी हो सकती है, अलबत्ता सख्तियों और मुश्किलात के बाद।
फिलहाल तुम्हारे पास मौजू को शुरू करने की चाबी है, नगमा। ओहो, उसे अपने साथ काम करने पर तैयार करो। तैयार कर लेंगे। तैयार कर लेंगे ताकि हमारे साथ काम मैं चलता हूँ। अच्छा, एक बात और, एक नुक्ते की तरफ मैं तुम्हारी तवज्जो मबजूल कराना चाहता था। जिस तरह का काम तुम लोग कर रहे हो वो बिल्कुल दो धारी तलवार के साथ काम करने के जैसा है। तुम्हें अपने मुखातिबीन को अलग करना होगा, उसे कहते हैं मुखातिबीन को अलहदा करना। तुम्हारे पास दो तरह के मुखातिबीन हैं, एक वो के जो मंशियात की जद में आ गए हैं, वो लोग के जिनके ऊपर मंशियात का असर हो चुका है, वो माशरती नुकसान का सामना कर चुके हैं। दूसरे वो सालिम अफराद के जिन्हें मंशियात का खतरा लाहक है। तुम मुतासरा अफराद के लिए क्या कर सकते हो? तुम उन्हें वापसी का रास्ता दिखा सकते हो, लेकिन ये वापसी का रास्ता कि जो तुम उन्हें दिखाओगे, अगर उसे सालिम अफराद भी देख लें तो ये एक तरह से मंशियात की तरवीज हो जाएगी। उनसे ये कह रहे होगे कि मंशियात को परख सकते हो क्योंकि वापसी का रास्ता मौजूद है, वापस आया जा सकता है। अगर एक ही डॉक्यूमेंट्री बनाओगे ताकि वापसी को आसान बनाकर पेश कर सको, ताकि नशेइयों को सालिम ज़िंदगी की तरफ पलटने पर हौसला अफजाई करो कि पलटने की कोशिश की जा सकती है, तो तुम्हारी ये कोशिश ऐसे ही जैसे सालिम अफराद की हौसला अफजाई की जाए। मंशियात के इस इम्तहान में ख्याल रहे कि कहीं सब कुछ हार मत बैठना। चलो, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये क्या है? ये तो किसी काम का नहीं, ये मेरे मयार के मुताबिक खालिस नहीं है। तो क्या फिर से डिस्टिलेशन करें? इस तरह से हम नजदीक तरीन मेयार के मुताबिक खालिस पाएंगे। मुझे नजदीक नहीं चाहिए, एकदम खालिस चाहिए, समझी? जी। अब इस सब का क्या करें? सबको फेंक दो। फेंक दे? हाँ, फेंक दो। क्या मतलब? कितना माल इन दो के ऊपर लग गया है? तकरीबन 200 किलो। 200 किलो? मीना 200 किलो फेंक दे, वो भी इन हालात में जबकि हमारे पास खामाल की कमी है। इंजीनियर साहब, वो माल मेरे मयार के मुताबिक नहीं, और फिर ये कि काम का मयार तो मेरे जिम्मे था ना, और तुम्हारे जिम्मे सिर्फ तरसील। अच्छा, एक मिनट के लिए सुनो। इस वक्त तुम क्या चाहती हो? यानी मैं कुछ ना कहूं? ठीक, बहुत अच्छा। अच्छा, तो अब क्या करें इंजीनियर साहिबा? यानी उन दो में महलूल डाल दें और बाकियों को फेंक दें? सच में? क्या मेरी जबान समझ में नहीं आ रही? जब कह दिया कि उसे फेंक दो तो मतलब ही कि उसे फेंक दो। जी, माजरत चाहती हूँ। चलो सब लोग आ जाओ। और तुम क्यों कुछ बोलती नहीं हो? कुछ हुआ है? नहीं, पिछले कुछ रातों से मुसलसल काम करने की वजह से थोड़ी थक गई हूँ, बस यही। क्या तुम घर जाना चाह रही हो? नहीं, अगले पार्ट की तैयारी करना है। बहरहाल अगर आराम की जरूरत है तो मुझे बता दो। देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी यह हालत इस बात का बायस बने कि कुछ दिन घर ही बैठ जाओ। फ्लोरा जी, सबूही साहिबा को आराम वाले कमरे में लेके जाओ। जी जरूर। साथ ही चलो, तुम भी आराम थोड़ा कर लो। तुम ठीक हो? हाँ, बेहतरीन हूँ।
मीना, इन दोनों में आपस में कोई फर्क नहीं है। सुरूश, जानते हो कि एक अच्छा रेस्टोरेंट क्यों सबकी जबान पर चढ़ जाता है? अपने काम के मयार की वजह से। यानी क्या? यानी जब एक ग्राहक अगर किसी खाने का ऑर्डर देता है तो बेहतरीन जायका, बेहतरीन मयार, बेहतरीन खुशबू पाता है। अगर 100 बार भी ऑर्डर दे, बिल्कुल उसी की तरह 100 बार भी वही खुशबू मिलती है, वही मयार मिलता है, वही जायका मिलता है। ये बात ग्राहक को बार बार आने पर मजबूर करती है। कहा कि गलत है, मैं भी इस बात को मानता हूँ। तो फिर क्या कह रहे हो? क्योंकि हमारे काम का मयार अच्छा है तो यूरोप तक हमारा काम फैल चुका है। तो तुम अब मुझे समझा रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ कि दोनों का फर्क कोई महसूस नहीं कर पाएगा। मैं कोई नहीं हूँ, मैं समझ सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। खाम माल नहीं है, पैदावार कम हो जाएगी, हमें इसे जल्द अज जल्द बेचना होगा ताकि अगले खाम माल के लिए पैसा जमा कर सकें। बिलखरे तब तक तो कहीं ना कहीं से पैसा जमा हो ही जाएगा। माय डियर, अगर हमने अपनी जगह छोड़ दी तो रकीब बहुत जल्द हमारी जगह ले लेंगे। ये काम सिर्फ पैदावार का नहीं है, तरसील और फरोख्त का भी है। देखो, हमें हमारे काम के मयार ने आगे बढ़ाया है, समझ रहे हो? हाँ। तो फिर अगर रकीबों को इस मयार का माल बनाना आता तो शौक से बनाए, सब कुछ ले जाएं। और हाँ, मुझे तो सारिफीन की फिक्र है। रकीब कौन है? रकीब शहीद कमाल 600 से सुन रहे हैं आप? 600 सुन रहा हूँ। लेबोरेटरी के वैन वर्कर्स समेत अभी चलिए। सुन लिया। शहीद कमाल 700 से, शहीद कमाल 700 से। تو تمام سهمم از دنیایی، خاک تو خونه اجدادیمه.